भी सोचा है राजस्थान के थार रेगिस्तान की हवा में क्या गूंजता है? सिर्फ रेत नहीं, वहां एक अनोखी आवाज है। ये कोई आम संगीत नहीं है, बल्कि रेत के हर कण में बसी कहानियों, इतिहास और हाँ, जिंदगी की अपनी धुन है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश सुना तो होगा ही, है ना? इसका मतलब बड़ा प्यारा है। केसरिया रंग वाले प्रिय हमारे देश में पधारो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक प्यार भरा बुलावा है, एक ऐसी पुकार जो सीधे राजस्थान के दिल से निकलती है। और पता है, ये धुनें कोई आज की नहीं है। अरे नहीं, ये तो पीढ़ियों से रेगिस्तान की गर्म हवाओं और ठंडी रातों की हमसफर रही हैं। एक ऐसी विरासत जिसकी जड़ें वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो लोग जो इन अमर धुनों को बनाते भी हैं और सहेजते भी हैं? उनके संगीत में ऐसा क्या है, कौन सा राज छुपा है जो सीधे रूह को छू जाता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानियां सुनाता कौन है? हमारी ये खोज हमें सीधे ले जाती है मांगणियार समुदाय के पास, वही लोग जो इस संगीत परंपरा के असली रखवाले हैं। तो ये मांगणियार हैं कौन? देखिए, ये थार रेगिस्तान का एक मुस्लिम समुदाय है और इनके लिए संगीत सिर्फ कोई पेशा नहीं है जी, ये तो इनकी पहचान है, इनकी रगों में दौड़ता है। ये वंशानुगत संगीतकार हैं, मतलब कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और ये कोई पुरानी भूली बिसरी बात नहीं है, ये परंपरा आज भी इसी पल जिंदा है। गुरु अपने शिष्यों को, अपनी अगली पीढ़ी को वही सदियों पुरानी कला सौंप रहे हैं। ये संगीत किसी म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं बना, ये तो एक जीती जागती विरासत है। लोक संगीतकार लखा खान साहब ने क्या खूब कहा है। उनके शब्द इस समुदाय की भूमिका को एकदम साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि मांगणियार सिर्फ गायक नहीं, बल्कि रेगिस्तान के मौखिक इतिहासकार हैं, मतलब चलते फिरते इतिहासकार। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक ताना बाना सामने आता है। जरा सोचिए, मांगणियार एक मुस्लिम समुदाय है, पर वो पीढ़ियों से हिंदू राजपूत और चारण संरक्षकों के लिए गाते आए हैं। उनके गीत दरअसल इन परिवारों की वंशावली, उनकी बहादुरी के किस्से और उनके जीवन के हर खास पल का एक जिंदा रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो ये संगीत सिर्फ इतिहास नहीं सुनाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके जीवन में कुछ इस तरह रचा बसा है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। ये किसी खास मौके का इंतजार नहीं करता, ये तो जिंदगी के हर एक पल का संगीत है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि संगीत को कितने सलीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से जीवन में पिरोया गया है। मतलब बाकायदा गीतों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। देवी देवताओं के लिए अलग, जन्म विवाह जैसे संस्कारों के लिए अलग, त्योहारों के लिए अलग, और यहाँ तक कि रिश्तों को निभाने के लिए भी अलग गीत हैं। मतलब जन्म के वक्त सोहर गाया जाता है तो मृत्यु पर मरसिया। त्योहारों के तो अपने गीत हैं ही, पर रोजमर्रा के कामों के लिए भी संगीत है। ये संगीत सच में उनकी पूरी जिंदगी का साउंड ट्रैक है, हर तल का, हर एहसास का। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, गणगौर का त्योहार। इस मौके पर जो गीत गाए जाते हैं, उन्हीं पर होता है दुनिया भर में मशहूर घूमर नृत्य। जब महिलाएं वो खूबसूरत घेरा बनाकर घूमती हैं, तो वो सिर्फ नाच नहीं रही होती, बल्कि जिंदगी के चक्र का जश्न मना रही होती हैं। और शादियां, अरे वाह, शादियां तो संगीत के बिना सोच भी नहीं सकते। बन्ना बन्नी के गीत, फेरों के गीत, विदाई के गीत, हर एक रस्म गीतों में बंधकर हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। और ये संगीत इतना गहरा है कि ये सबसे मामूली काम को भी कला बना देता है। जैसे कि पनिहारी गीत। ये गीत उन महिलाओं के लिए हैं जो रेगिस्तान में मीलों दूर से कुएं से पानी भरकर लाती हैं। ये धुनें बस गीत नहीं, उनके सफर, उनकी बातों और उनके जज्बातों का एक संगीतमय दस्तावेज हैं। अच्छा, तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि ये संगीत क्या कहता है। अब जरा ये भी देख लें कि ये कैसे बनता है, इसकी वो कौन सी अनोखी शैली है और कौन से साज हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। तो राजस्थान की सबसे मशहूर गायन शैलियों में से एक है मांड। इसे ऐसे समझिए कि ये लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल है। इसमें थुमरी और गजल जैसी नज़ाकत भी है और भावनाएं भी कूट-कूट कर भरी हैं। वही अपना केसरिया बालम, वो भी मांड का ही एक शानदार नमूना है। पता है, मांड की जड़ें राजघरानों से जुड़ी हैं। इसे शुरू में राजपूत महाराजाओं के दरबारों में गाया जाता था, और शायद यही वजह है कि इसमें लोक संगीत वाली सादगी तो है,
लेकिन साथ ही शास्त्रीय संगीत वाली गहराई भी है। एक बहुत ही कमाल का मेल है। और इस संगीत को जो आवाज अपनी आत्मा देती है वो है कम्माइछा। ये मांगड़ियार समुदाय का बहुत ही खास साज है। सोचिए, इसे आम की लकड़ी के एक ही टुकड़े से तराशा जाता है और इसका जो बड़ा गोल पेट होता है वो बकरी की खाल से मड़ा होता है। अब सवाल ये है कि इसकी आवाज में इतनी गहराई, इतनी गूंज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसमें कुल 17 तार होते हैं। 3 जो मुख्य तार हैं वो बकरी की आंत से बने होते हैं, जो एक दर्द भरी गहरी आवाज पैदा करते हैं, और बाकी के जो 14 स्टील के तार हैं वो साथ में गूंजते रहते हैं, और यही चीज इसे इसकी वो जादुई आवाज देती है। और ताल के बिना संगीत कैसा? तो संगीत में लय का काम करती है खड़ताल। ये सागौन की लकड़ी के 2 छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें बस हाथों में पकड़कर बजाया जाता है। नाम ही काफी है। कर मतलब हाथ और ताल मतलब लय। हाथों से दी गई यही लय संगीत में जान डाल देती है। तो इस सदियों पुराने रेगिस्तानी गीत का सफर कहाँ से शुरू हुआ और आज की इस बदलती दुनिया में कहाँ तक आ पहुंचा है? चलिए इसकी शानदार और हमेशा जिंदा रहने वाली विरासत पर एक नजर डालते हैं। और ये सफर वाकई कमाल का है। एक जमाना था जब ये संगीत शाही दरबारों की शान हुआ करता था। फिर आई 20वीं सदी और अल्लाह जिलाई बाई जैसी महान गायिकाओं ने इसे पूरे भारत तक पहुंचा दिया। और आज यही लोक संगीत बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े स्टेज पर अपनी धूम मचा रहा है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ संगीत नहीं है। मनोरंजन तो है, पर उससे कहीं ज्यादा ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें इतिहास, संस्कृति और रेगिस्तानी जिंदगी के सुख दुख सब कुछ घुला मिला है। ये रेगिस्तान का एक जिंदा दस्तावेज है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां हर दूसरे दिन नए ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं, एक ऐसे गीत का क्या मूल्य है जिसकी हर एक धुन में सदियों का इतिहास, पीढ़ियों की कहानियां और एक पूरी संस्कृति की आत्मा बसती हो? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।